हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट और सुपर टेट के पूछे हुए प्रश्नों के बारे में। और जैसा यूपी टेट में, सुपर टेट में आपको पूछे जाते हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और वैसे प्रश्नों को आप कैसे आसानी से बना सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप यूपी टेट, सुपर टेट के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस ईयर सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं वहाँ से, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां सभी वीडियो का लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये काफी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट लेकर के चलेगा और उस कॉन्सेप्ट से वैसा चाहे कोई भी प्रश्न पूछे आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, ये प्रश्न आपको पूछा गया है यूपी टेट, सुपर टेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये समीकरण है, इसके लिए आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर कह रहा है क्या इसके अनंत हल संभव है, या फिर इसके दो हल संभव है, या इसके एक अद्वितीय हल संभव है, या इसका कोई हल संभव नहीं है। ये आपको बताना है। कैसे आप इसे पता लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ x है, ये y है, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू पुट कीजिए। देखिए कि y का वैल्यू क्या आ रहा है। यदि x का वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है, -2 आता है। यदि एक आप x का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं तो 7 में से 2 घटेगा, आपका 5 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर यदि आप 2 पुट करेंगे तो 7 दूना के 14, 14 में से 2 घटेगा, 12 पुट हो रहा है। अर्थात तो कुछ भी डाल रहे हैं तो इसका आउटकम कुछ ना कुछ आपको निकल जा रहा है। यदि आप माइनस में भी डालिएगा ना तो भी आपको यहाँ पर आउटकम निकल जाएगा। इसमें माइनस डालिएगा, -7, -2, -9, अर्थात कुछ भी आप डाल रहे हैं x का वैल्यू तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ निकल रहा है। अर्थात जब भी आप अनंत टर्म तक इसी तरह से x का वैल्यू आप डालते रहिएगा तो y का वैल्यू भी अनंत टर्म तक क्या होगा, निकलता रहेगा। अर्थात इसका क्या है, अनंत हल संभव है। क्या है इसका, अनंत हल संभव है। और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी रैखिक समीकरण हो, कोई भी रैखिक समीकरण हो, उसके अनंत हल संभव होते हैं। क्या होता है, उसके अनंत हल संभव होते हैं, बशर्ते कोई रैखिक समीकरण हो। तो रैखिक समीकरण का हमेशा अनंत हल होता है। और ऑप्शन नंबर ए आप डायरेक्ट उसका आंसर ला करके आगे बढ़ जाइए। इतना भी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और नहीं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं वीडियो के। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। चलिए अब देखिए दोस्तों, मूलों से संबंधित आपको प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मूलों से संबंधित आपको प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि मूलों का योग आपको हमेशा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, -b/a होता है। और मूलों का गुणनफल, यदि अल्फा और बीटा मूल हैं तो इनका गुणनफल क्या होता है, c/a। c क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, और b क्या है, यहाँ पर जो b है वो आपका x का कोफिशिएंट है, और जो a है वो x² का कोफिशिएंट होता है। सीधा सीधा बात ये समझिए। यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, इसे आप पहले हल कर लीजिए। हल करने का अर्थ क्या है कि इसे आप लिखिएगा ab x² हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यह x है, यह -1 है। x से इस टोटल में आप गुणा कीजिएगा, पुनः -1 से इसमें आप गुणा कीजिएगा। x से गुणा कीजिएगा तो ये क्या होने वाला है, आपका a² प्लस b²। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, a² प्लस b² लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है। क्या आप कीजिएगा, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दीजिए डायरेक्ट, a² प्लस b² प्लस 2ab, अर्थात a प्लस b का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें पहले x से गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहले x से गुणा करेंगे, अब पुनः अब -1 से इसमें गुणा करेंगे क्योंकि 2 है ना, 2 में से इसमें ये एक ही टर्म है, टोटल यहाँ से यहाँ तक में एक ही टर्म हमने माना है। और इसमें इससे गुणा करेंगे तो इससे गुणा हो जाएगा, पुनः इससे गुणा करेंगे तो माइनस के साथ इसमें गुणा होगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 कहीं लिखने की जरूरत है ही नहीं। अर्थात ये टोटल का है क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप a प्लस b का होल स्क्वायर लिख लिए। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर a प्लस b के होल स्क्वायर टोटल में हमने -1 से गुणा किया है, तो यहाँ आपको -1 हो गया है। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये इसका जो कोफिशिएंट है, जो इसका कोफिशिएंट है ये a का काम करेगा, जो x का कोफिशिएंट है ये b का काम करेगा, और जो ये कांस्टेंट का काम करेगा ये आपको c का काम करेगा। इतनी बात तो आप जानते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। मूलों के व्युत्क्रमों का योग, ध्यान दीजिएगा, मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप जानते हैं ना कि जो मूल होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं। तो अल्फा का व्युत्क्रम की बात यदि हम करें तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 बटा के अल्फा होने वाला है।
उसी तरह से बीटा का व्युत्क्रम कहने का अर्थ क्या है कि 1 बटा के बीटा हो जाएगा। इन्हीं का योग तो आपसे पूछ रहा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योग, ये क्या है, मूलों के व्युत्क्रमों का योग है, ये जो है ये व्युत्क्रमों का योग है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, इतनी बात तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका ही योग आपको करना है, अर्थात इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो इसका क्या होने वाला है, अल्फा बीटा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ऊपर बीटा और प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा कहने का अर्थ क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, अर्थात मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। आप जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई में ए। माइनस बी बाई में ए कहने का अर्थ क्या है कि माइनस बी, ये जो काम करेगा ये टोटल बी का काम करेगा, तो माइनस बी बाई में ए अर्थात माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो बी का काम करेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी का काम करेगा, ये आपको माइनस आपको हो जाएगा। यहाँ पर बी बाई में ए का वैल्यू कितना है, ए बी है, तो ए बी आपका यहाँ पर नीचे हो गया। ये बात आपको हो गया। अब मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल आप जानते हैं ये जो है ना आपका ये बड़ा वाला बटा है और यहाँ पे बराबर चिन्ह, ठीक है। अब देखिए मूलों का गुणनफल अर्थात सी बाई में ए, सी क्या होता है, ये आपको टोटल है कांस्टेंट, ये क्या है आपका टोटल कांस्टेंट है। तो सी बाई में ए, सी का वैल्यू माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और बटा में ए का वैल्यू ए बी, ए का वैल्यू ए बी, यही ना है। अब ध्यान से आप देखिए जो ये है वही उसके नीचे वाला है, अर्थात इससे टोटल से टोटल क्या होने वाला है आपका कैंसिल हो जाने वाला है और माइनस से माइनस कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और यही तो आपको पता करना था ना कि जो इनके मूलों का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग क्या आपको प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये बात आपको याद रखना है कि मूलों का जो योग होता है, जो मूलों का योग होता है, मूलों का यहाँ पे ये म है, ठीक है ना, मूलों का जो योग होता है ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई में होता है और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई में ए होता है। इतनी कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। बस ये देखने में डरावना है बिल्कुल आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आप सीख चुके होंगे। अब देखिए दोस्तों ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर करा है कि दो सतत विषम संख्याओं, ठीक है ना, यहाँ पर करा है कि दो सतत विषम संख्याओं के बारे में करा है का गुणनफल इतना दिया हुआ है। अर्थात कोई एक विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या के बारे में यदि हम बात करें कि दूसरी विषम संख्या क्या होनी चाहिए तो वो x प्लस 2 होनी चाहिए। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ये आपको x प्लस 2 होगी। बात कहने का अर्थ है कि इनका कह रहा है कि जो गुणनफल है x इंटू एक्स प्लस 2 वो है आपका 67 और आपका यहाँ पर 23, यही आपका यहाँ पर गुणनफल होने वाला है। तो यहां पर आपको बताना है कि तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। तो जो संख्या होगी ना एक 100 होगी तो जो अगली वाली जो संख्या होगी विषम है तो 2 अधिक होगी, क्या होगी, 2 अधिक होगी। यहां पर आपका प्राप्त हो रहा है 67 23, 67 23, ध्यान दीजिएगा 67 23 करने का अर्थ है कि ये आप यदि 80 में 80 से गुणा कराते हैं तो 8 8 64, ध्यान दीजिएगा ये 6400 प्राप्त होता है। यहां पर आपको 67 प्राप्त हो रहा है तो वो संख्या 64 से क्या है, अधिक है, 64 से, अर्थात 6400 से अधिक है तो ये 80 से भी अधिक होगी, 80 से भी क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात संख्या यदि हम यहाँ पर 81 रखते हैं और यहाँ पर उससे 2 अधिक यदि हम 83 रखते हैं, यदि हम 83 रखते हैं तो इनका यदि हम गुणा कराएंगे तो देखिए ध्यान से ये 3 आ रहा है ना, वो भी तो 3 आ रहा है। अर्थात ये जो संख्याएं हैं 81 हैं और आपको यहाँ पर 83 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये संख्याएं हैं ये आपको 81 है और ये आपको यहाँ पर 83 हो गई, 2 अधिक, और इनका गुणनफल आपको इतना प्राप्त हुआ। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर कह रहा है तो छोटी संख्या का वर्गमूल आपको बताना है कि क्या होगा, इनमें छोटी संख्या का जो है ना वर्गमूल आपको बताना है कि क्या होगा। इसका वर्गमूल 81 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। और 9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है, मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े अंक दे देंगे तो आपको तोड़ने में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो आपको कॉमन सेंस का यूज करना है कि आप क्या करें और क्या कंडीशन दिया हुआ है और उसके अनुसार से आप जल्दी से ऑप्शन ढूंढ पाएँ। तो इस तरह से आप ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नहीं लाइक किए हैं तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा।
अब देखिए दोस्तों, जैसे ये प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा आता है और हर बार पूछा आता है। इसको आपको याद रखना होगा। इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न पूछाते हैं, कैसे पूछाते हैं इसको समझिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये संख्या है, अर्थात कहने का अर्थ किस पैटर्न पर है, ये x के पावर n माइनस a के पावर n के पैटर्न पर। बात समझिए, यहाँ पर x के पावर n माइनस a के पावर n कहने का अर्थ क्या है, ये बात समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि 49 के पावर 15 माइनस 1 की यहाँ कुछ नहीं तो पावर 15 है ना, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, इसमें आपको पूछ रहा है कि बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो बात समझिए कि जब इस तरह से कोई संख्या हो और इसका पावर इस तरह संख्या हो तो ये किससे विभाज्य होगी, यह किससे विभाज्य होगी। तो ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है वो x माइनस a से हमेशा विभाजित होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह x माइनस a से क्या होती है, हमेशा विभाजित होती है, हमेशा विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। ध्यान दीजिएगा, कहने का अर्थ क्या है कि जब x के पावर n a के पावर n हो तो हमेशा x माइनस a से क्या होगी, विभाज्य होगी, हमेशा क्या होगी, विभाज्य होगी। लेकिन यह x प्लस a से भी विभाज्य होगी, क्या होगी, x प्लस a से भी विभाज्य होगी, x प्लस a से भी विभाज्य होगी, अर्थात से भी विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। लेकिन कब, इसमें एक कंडीशन है, कब, तो जब, यहाँ पर लिख लीजिए कि जब n जो हो जाए ना, जो n हो जाए वो सम हो जाए, क्या हो जाए, आपको सम हो जाए। जब n का वैल्यू सम संख्या हो जाएगा, जब n का वैल्यू सम, यहाँ पर क्या है, विषम है, यहाँ पर आपको विषम है, तो ये किससे विभाज्य होगी, x माइनस a से विभाज्य होगी। x माइनस a अर्थात ये 49 है और ये का काम करेगा a और ये है x का, अर्थात x माइनस a, तो 49 माइनस 1 अर्थात ये क्या होगी संख्या, 48 से विभाज्य होगी। ये जो संख्या है 48 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर x माइनस a से हमेशा क्या होने वाली है, विभाज्य होने वाली है। ये आपको हमेशा विभाज्य होगी, हमेशा विभाज्य होगी, चाहे n कुछ भी हो, सम हो विषम हो, कुछ भी हो, x माइनस a से विभाज्य होगी। लेकिन जब n सम हो जाएगा और माइनस की स्थिति रहेगी तो वह x प्लस a से भी विभाज्य होगी, क्या होगी, x प्लस a से भी विभाज्य होगी। ये कंडीशन तो आपको हमेशा होने वाला है। लेकिन जब यहाँ पर ये क्या होगा, ये इसका पावर जो है आपको इवन नंबर हो जाए, सम संख्या हो जाए, इवन हो जाए, तो उस स्थिति में ये इससे भी विभाज्य होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आप समझे। अब एक और भी कंडीशन है, इसी तरह से जब x के पावर n प्लस a के पावर n हो जाए, यहाँ पर प्लस हो जाए, तो ये किससे विभाज्य होगी, ये किससे विभाज्य होगी, तो यहाँ पर याद रखिए कि जब n क्या हो, ऑड हो, सिर्फ आपको ऑड हो, अर्थात विषम हो। ऑड कहने का अर्थ क्या है कि विषम हो, तो ये सिर्फ विभाज्य होती है। ये सिर्फ किससे विभाज्य होगी, सिर्फ x प्लस a से विभाज्य होगी, x प्लस a से विभाज्य होगी। इतनी बात आपको याद रखनी है, विभाज्य होगी। अर्थात जब इस तरह के पैटर्न पर आपको प्रश्न दिया जाए तो वहां पर इसका पावर होना चाहिए हमेशा ऑड, इसका पावर क्या होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए जो ऑड, और जब वो ऑड होगा तो वो हमेशा x प्लस a से विभाज्य होगा, x प्लस a से विभाज्य होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि जब इस तरह से हो तो यहाँ पर पावर चाहे कुछ भी हो, इवन ऑड कुछ भी हो, तो हमेशा तो वह x माइनस a से विभाज्य होने वाली है। यहाँ पर जब इसका पावर सम हो जाए तो इससे तो विभाज्य होगा ही, साथ साथ इससे विभाज्य होगा, अर्थात x प्लस a से विभाज्य होगा। और जब x के पावर n प्लस a के पावर n हो जाए तब उस स्थिति में क्या होने वाला है, यहाँ पर इसका जो पावर होने वाला है हमेशा आपको ऑड अर्थात विषम होने वाला है, तो वो किससे विभाज्य होगा, x प्लस a से विभाज्य होगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है, इसको बताइए। तो ये क्या है, ये आपको प्राप्त हुआ कि 48 से विभाज्य है। इसमें कोई ऑप्शन है 48 है, हाँ ऑप्शन नंबर 2 है और ये इसका सही आंसर होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल आंसर है तो मल्टीपल भी आंसर होगा। जब ये संख्या 48 से विभाज्य है अर्थात यह संख्या किससे विभाज्य होने वाली है, ये संख्या जो होने वाली है ना 8 से भी विभाज्य होने वाली है। कोई दिक्कत है, 8 छक्के 48, 8 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, 24 से विभाज्य होने वाली है, ठीक है ना। तो ये संख्या इससे विभाज्य होने वाली है, वो सभी ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन 8 ऑप्शन है तो ये क्या होगा, 8 से विभाज्य होगी। तो नंबर 2 और नंबर 4 ऑप्शन नंबर सी में है और यही इसके सही आंसर हो जाएंगे। क्या कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये संख्या जब 48 से विभाज्य है अर्थात 8 से भी कटेगी, कोई दिक्कत है, 8 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। तो ये संख्या इस तरह से 3 से भी कटेगी, अर्थात जब 48 से विभाजित तो इन सभी संख्याओं से भी कटेगी, लेकिन इसमें सिर्फ 8 है, तो जो ऑप्शन में 8 होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि 10 के पावर 3 इंटू ए प्लस ए एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो ए में कम से कम अंकों की संख्या क्या होगी। ए में कम से कम अंकों की संख्या, बात समझिए, ये टोटल के टोटल पूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात यहाँ पे ये 10 के पावर ए क्यू है प्लस क्या है, ए है, तो इसमें हम लोग ए कॉमन लेते हैं, यहाँ पर ए हम लोग लेते हैं, ये आपको यहाँ पर क्यू है, तो ए कॉमन लेते हैं। ए कॉमन लेने का अर्थ क्या है कि ये 10 के पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ए हमने कॉमन लिया है, अर्थात ये क्या है, 10 के पावर 3 कहने का अर्थ क्या है, 1000, 1000 और प्लस 1, अर्थात ये 1001 और गुना ए हो जाएगा, 1001 गुना ए हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिए कि ए में कम से कम अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या कम से कम कितनी है, इसके बारे में आपसे कह रहा है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना, ये क्या है आपको 4 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसमें कम से कम 4 अंक होने चाहिए, तभी क्या होगा, ये टोटल के टोटल पूर्ण वर्ग संख्या आपको बनेगा, अर्थात इसका स्क्वायर हो जाएगा और पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो इसमें कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए ए में कम से कम, इसके बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और इसका आंसर यही सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसको ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें सिर्फ इसका वैल्यू पुट करना है और इसे कैलकुलेट करना है, आसानी से इसका मान आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x का वैल्यू पावर में -1 है, -1 को हटाइए और आसान कीजिए ताकि इसमें वैल्यू पुट करें तो आसानी से कैलकुलेट कर सके। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, आसानी से कैलकुलेट कीजिए। करना क्या पड़ेगा, इसको आप पहले बदल लीजिए, अर्थात x का जो वैल्यू है तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। यदि a का पावर -m है तो इसको प्लस करने का तरीका है कि बस 1 के बटा में रख दीजिए, इसका जो माइनस है वो आपको प्लस हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर 1 के बटा में रख देंगे तो x का जो वैल्यू है 1 के बटा में हो जाएगा, तो ये 1 बटा के 2 माइनस √3 जो है इसका जो पावर है आपको प्लस हो गया। इसका आप कर दीजिए प्रमेयीकरण, अर्थात इसका जो चिन्ह है ना इसको बदल करके ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, अर्थात 2 प्लस √3 से ऊपर और 2 प्लस नीचे गुणा कराइएगा और भाग कराइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ गया, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका 2 और प्लस √3 हो गया, और नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि x का वैल्यू क्या आया, 2 प्लस √3 आया। अब इसी वैल्यू को आपको इसमें डालना है और इसका मान कैलकुलेट कर लेना है। आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले यहाँ पर x है ना, हर जगह x है तो x यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेने का अर्थ क्या है कि ये जो है ना, ये आपको 2 प्लस √3 आपको कॉमन होने वाला है, x वही ना है, उसी को तो आप इसमें पुट करना है। तो 2 प्लस √3 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो इसके अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको एक तो कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस सिर्फ √3 आपको बचने वाला है, और उसी तरह से यहाँ पर -7 सिर्फ बचेगा और प्लस 5 को बाहर रखना है, क्योंकि हमने यहीं तक सिर्फ आपको कॉमन लिया था, उससे उधर नहीं कॉमन लिया है। अब यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कीजिए, इसे क्या कीजिएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये 2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर 4 हो जाएगा, b स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2ab अर्थात 2 दुना के 4 और √3, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर वो काम होगा तो इसमें क्या होगा, गुणा होगा तो माइनस सब में गुणा हो जाएगा, तो -4 और -2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -7 है तो -7 हो गया, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब जो कटता है उसे कटा लीजिए, जो बचता है उसे आप बचा लीजिए, उसे क्या कीजिएगा, आप बचा लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2√3 से आपको 2√3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2ab यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है ना, ये आपको 2ab 4 होगा। अब यहाँ पर आपको ये 2 है, अब इसे आप घटा लीजिए, तो ये आपको 2 प्लस √3 हो जाएगा, और यहाँ से आपको ये आपको वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखिए 4 3 7 से 7 आपका पूरा कैंसिल हो जाने वाला है। देखिए यहाँ से ये 4 3 7 से 7 क्या हो जाने वाला है, आपका कैंसिल हो जाने वाला है। ये 4 है, इसमें से 2 आपको घट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कितना, 2√3 बचेगा, और माइनस में कितना बचेगा, आपका 4 बचेगा, बस यही बचने वाला है, और +5 है। अब पुनः इनका गुणा आप बारी बारी से करा लीजिए, तो गुणा कराइएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, और √3 इससे कराइएगा इसमें तो ये -8 होगा। पुनः इससे
आप इसमें कराइएगा तो ये क्या होने वाला है, ये √3 में गुणा होगा तो कितना होने वाला है, 3 आने वाला है, और 2 से 3 गुना के 6 आने वाला है, अर्थात +6 हो गया। पुनः इस माइनस में गुणा कराइएगा तब 4 आपका यहाँ पर 3 आने वाला है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। +5 बाहर है तो +5 आप सिर्फ रख लीजिए, जो कटता है उसे कटा लीजिए, ये आपको कट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको -2 हो जाएगा, -5, अर्थात वैल्यू इसका आने वाला है कितना, 3 आने वाला है। ये 6, 5, 11, 11 में से 8 घटाइएगा, 3 आने वाला है। 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर है। इसमें यदि उसका वैल्यू पुट करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि पेड़ पर बैठी B1, B2, B3 3 प्रकार की चिड़ियाएँ हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर B1 है, B2 है और B3 तरह की आपको चिड़ियाएँ हैं, और इनका अनुपात 3:7 आपको 5 के अनुपात में है। तो अनुपातिक राशि को हमेशा 3x, 7x, 5x मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि B2 की संख्या और B1 की संख्या के अंतर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर B2 की संख्या और B1 की संख्या के अंतर में संख्याओं का 9 और 7 के गुणज की कोई संख्या भी हो, तब पेड़ पर बैठी चिड़ियाओं में से कम संख्या है, इसके बारे में आपसे बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ना, ये आपको B2 और B1 के अंतर के बारे में पूछ रही है, इनके अंतर के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अर्थात इनका अंतर कहने का अर्थ क्या है कि 7x माइनस आपको यहाँ पर 3x के अंतर के बारे में पूछा जा रहा है, और ये कह रहा है ना कि 9 और 7 के गुणज की कोई संख्या भी हो सकती है, ठीक है ना। 9 और 7 के गुणज की, ठीक है ना, 9 और 7 के गुणज होंगे, ठीक है। जो आपका अंतर होगा ये आपको गुणज होने वाला है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात ये जो आपको प्राप्त होने वाला है 4x, ये कितने आने वाला है, ये आपको 63 का गुणज होगा। 63 का क्या होगा, आपको यहाँ पर गुणज होगा। ध्यान दीजिएगा, अर्थात x का वैल्यू आपको क्या आया, 63/4 आया, 63 के आपको यहाँ पर 4 आया। अब इसमें आप पुट कीजिए, यहाँ पर टोटल चिड़ियाओं की संख्या के बारे में पूछ रहा है ना, कि तब पेड़ पर बैठी चिड़ियाओं की संख्या कम से कम कितनी है, इसके बारे में आप बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टोटल चिड़ियाओं के बारे में बात किया जाए तो टोटल चिड़ियाएँ कितनी होगी, 3x + 7x + 5x + 7x + 5x, ये क्या है, आपको टोटल है। तो इन्हीं में ही ना आपको, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको इन्हीं में इसका वैल्यू आपको पुट करना है। लेकिन एक बात थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर बटा में आ गया है 4, इसमें आप 4 रख लीजिए x का वैल्यू, तो 3 गुना यहाँ पर 64 नहीं बल्कि 9 7 63 और बटा के 4 होना चाहिए, 64 नहीं है, आपको 63/4 है, 63/4। उसी तरह से अनुपात हो जाएगा 7 गुना 63/4 हो जाएगा, प्लस 5 गुना 63 और बटा के आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। सब में 4 कॉमन है, अनुपातिक है, तो 4 से क्या करा दीजिए, टोटल में गुणा करा दीजिएगा, तो 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अर्थात ये हुआ क्या, 3 गुना 63 अनुपात 7 गुना 63 अनुपात, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से हुआ, और यहाँ पर प्लस 5 गुना 63 के अनुपात में हुआ। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं, और इन्हीं का योग आपको करना है। क्या करना है आपको, इन्हीं का योग करना है, इन्हीं का योग करना है, और बताना है कि कितनी चिड़िया हैं, बस इन्हीं का योग, अर्थात 3 गुना x का वैल्यू, तो आपको पता चल गया कि x का वैल्यू क्या होने वाला है, यहाँ से x का वैल्यू सिर्फ 63 पता हो गया। ये 3x है, टोटल 3x, अर्थात इन्हीं सबका योग करना है। तो ये आपका 3 गुना 63 प्लस 7 गुना आपका यहाँ पर 63 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 गुना 63, और इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा जब जोड़िएगा तो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बटा में 4 यहाँ पर यदि हम हटा देते, कहते कि ये 4 से गुणा है तो हट कैसे गया, x का वैल्यू यहाँ पर हम यदि डायरेक्ट आपको 63 रख देते ना, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता कि यहाँ पर 63 कैसे हो गया, बटा में 4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 4 हमने कैसे हटाया, अनुपात में, सब में क्या किया, अनुपात में है तो सब में हमने गुणा करा दिया 4 से, तो नीचे वाले 4 सभी के सभी क्या होंगे, कैंसिल हो गए। अर्थात उनका अनुपात यहाँ पर ये आपको 3 गुना 63 अनुपात 7 गुना 63 अनुपात 5 गुना 63, इस तरह से अनुपात आपको प्राप्त हो गया, और इन्हीं का योग कीजिएगा तो आपको 945 प्राप्त होने वाला है, और इतनी ही चिड़ियाएँ आपको होने वाली हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि ये आपको दिया हुआ है एक्सप्रेशन और ये भी आपको दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि इनका जो महत्तम समापवर्त है x-3 हो तो p तथा q का मान आपको बताना है कि p और q का मान क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनका कह रहा है कि इन दोनों का आपका HCF यहाँ पर दिया हुआ है कि x-3 है, x-3 है। बात समझिए कि HCF, मान लीजिए कोई संख्या 4 है, कोई संख्या 2 है, इनके HCF के यदि बारे में आप बात करते हैं तो क्या प्राप्त होने वाला है? 2 प्राप्त होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस 2 से इस संख्या में भाग दीजिएगा तो भी पूरा का पूरा काटेगा, इस 2 से इस 2 में भी भाग दीजिएगा पूरा का पूरा काटेगा। अर्थात क्या समझ पा रहे हैं इससे ये आप समझ पा रहे हैं कि HCF क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या क्या करती है? पूरा का पूरा काट देती है। यहाँ पर बात समझिए कि जब कोई संख्या किसी संख्या को पूरा का पूरा काट दे तो शेष क्या बचेगा? उस स्थिति में जब पूरा का पूरा काटेगा तो शेष क्या बचने वाला है? आपका 0 बचने वाला है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि जो ये आपका दिया हुआ है इसको यदि हम लोग भाग देते हैं, तो कहने का अर्थ क्या है? ये आपका महत्तम है। जब महत्तम से हम लोग भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा? इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। अर्थात शेष क्या बचने वाला है? आपको यहाँ पर 0 बचने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? अर्थात हम लोग इसके बराबर हम लोग 0 करेंगे, अर्थात x-3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल करके आई? 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो यदि हम इन सभी आपको एक्सप्रेशन में आपका x का वैल्यू पुट करें तो सभी के सभी क्या होंगे? 0 के बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये आपको महत्तम है, अर्थात इससे सभी की सभी कट रही हैं। सभी की सभी क्या हो रही हैं? कट रही हैं। अर्थात इसमें हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू इस समीकरण में पुट करेंगे, पुनः उसमें हम लोग पुट करेंगे। इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा? 3 पुट करेंगे। 3 पुट करेंगे अर्थात 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस px अर्थात 3p हो गया, ठीक है, माइनस q और बराबर क्या हो जाएगा? आपको 0 होना चाहिए। बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसी तरह से इसमें हम लोग पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 है इंटू 3 का स्क्वायर, अर्थात 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 हो गया, माइनस 3p और x का वैल्यू कितना? आपका 3 और माइनस 15 क्यों? क्या यहाँ तक आपको कोई तकलीफ है? यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसे आप हल कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है, उसको उधर लेकर के चले जाइए तो ये आपका 3p माइनस क्यू और बराबर यहाँ -9 होने वाला है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग उसी तरह से करेंगे। इसे हम मान लेते हैं कि एक समीकरण 1 हो गया, इसे कीजिएगा तो 3 के 9 हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा, सभी के सभी इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। चलिए पहले इसको हम लिख ही लेते हैं, 3 के 9p, ठीक है, और माइनस 15q और यहाँ पर बराबर में 9 5 45, ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा, प्लस में है इधर तो माइनस में आ जाएगा 9 5 45। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? ये आपको माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस और ये माइनस बराबर के साइड में है, कॉमन लीजिएगा तो सभी क्या हो जाने वाले हैं? प्लस होने वाले हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 तो 3 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, अर्थात ये 3p हो गया। उसी तरह से ये 5q हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों इक्वेशन को आप घटा लीजिए, समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 कर लीजिए। क्या कीजिएगा? समीकरण 2 से इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 3p माइनस q बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको 3p प्लस 5q और इज इक्वल टू आपका 15 हो गया, ठीक है। इनको घटाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये सभी क्या होंगे? ये अभी क्या होंगे? ये आपको कैंसिल हो जाएंगे। ये q है, यहाँ पर देखिए ये माइनस q माइनस 5q माइनस 6q, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -9 था ना, ये आपका -9 है, ये -9 और -15 आपको जुट जाएंगे, अर्थात -24 हो जाएगा। यहाँ पर 6 चौके 24 अर्थात q का वैल्यू आपका आने वाला है 4। यहाँ से आपका q का वैल्यू आ गया कि 4 हुआ, यहाँ से q का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया तो q का वैल्यू आपको 4 हो गया। तो आपको q का वैल्यू पता हो गया तो p का वैल्यू निकालना है तो q का वैल्यू इसमें पुट कीजिए समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ से आप समीकरण 1 से, यदि आपको सभी कुछ पता है ना तो आप डायरेक्ट करेंगे ना तो ये बहुत कम आपको समय लगने वाला है। इसमें आप पुट कीजिए, 4 वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये आपको 3p हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर जाएगा तो आपको प्लस में हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -9 और प्लस में q, तो q का वैल्यू कितना? 4 हो गया, अर्थात इसलिए p का वैल्यू कितना आया? ये 3 है, इधर आकर के भागा हो जाएगा, अर्थात -5 और बटा के 3 हो जाएगा। तो -5 बटा के 3 और 4 किसका वैल्यू है? ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू आपका यहाँ पर -5 बटा के 3 है, -5 बटा के 3 है और q का वैल्यू 4 है। तो -5 बटा के 3 4 कौन सा ऑप्शन है? -5 बटा के 3 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आप
आप यदि जानते हैं बहुत कुछ तो इतना कुछ नहीं लिखना है, मन में ही सारी क्रियाएं करनी है, बशर्ते आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो ये बातें आपको 2-3 बातें याद रखनी है, जैसे आपको मूलों का योग, मूलों का गुणनफल और ये आपका HCF वाली कॉन्सेप्ट। मैं ऐसा करता हूँ कितनी बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का योग आपको दिया हुआ कि 68 वर्ष। तो मान लीजिए पिता और पुत्री का वर्तमान आयु, पिता का यदि X है तो पुत्री का Y है, इनका योग के बारे में बात कर रहा है कि ये आपको 68 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर आगे कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। 8 वर्ष पूर्व कहने का अर्थ क्या है कि इसके भी आयु अर्थात पिता की भी आयु 8 वर्ष पूर्व 8 वर्ष कम होगी और जो पुत्री है उसकी भी आयु 8 वर्ष पूर्व 8 वर्ष कम होगी और इनका अनुपात है 12:1 है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष बाद आपको बताना है कि 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। बाद अनुपात आपसे पूछा जा रहा है कि अनुपात क्या होगा कि बताइए। आसानी से आप बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये वर्तमान आयु का आपका योग है 68 वर्ष। यहाँ से आप इक्वेशन निकालिए, यहाँ से इक्वेशन निकालिएगा तो ये इसमें गुणा होगा, ये इसमें गुणा होगा, अर्थात x - 8 हो जाएगा। ये 12 इसमें गुणा होगा तो 12y हो जाएगा और 12 आपका यहाँ पर हो जाएगा 96। तो यहाँ से x क्या हो गया, निकल के आया, यहाँ पर x - 12y और ये +8 है, इधर आकर घट जाएगा तो ये हो गया -88। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप इसे घटा लीजिए, x - 12y और यहाँ पर -88, इन्हें आप यदि घटाते हैं तो आपका ये हो जाने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 13y और 13y ये आपका जुट जाएगा। ठीक है ना, ये आपका जुटने ही वाला है। तो 8 - 8 16 हो जाएगा, 8 - 6 14, 14 और एक आपका है यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है ना, ये आपका 13 है। ठीक है, ये आपका 13 है। तो इसे आप कटा सकते हैं, 13 से 13 आप कर सकते हैं और 13 दूना के 26 अर्थात 12 बार में इसे आप काट सकते हैं। तो y का वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गया आपको 12। तो x का वैल्यू भी आपको निकल करके आ जाएगा, y का वैल्यू 12 इधर जा करके घट जाएगा, इधर क्या होगा, जा करके घट जाने वाला है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आने वाला है, जब यहाँ पर इसमें से घटा दीजिए तो ये आपका 6 हो जाएगा और घट करके आपको 5 हो जाएगा। अर्थात पिता का उम्र 56 है और पुत्री का 12 है। तो यहाँ पर बात करें कि 4 वर्ष बाद इनके अनुपात के बारे में बताइए। तो 4 वर्ष बाद कहने का अर्थ क्या है? 4 वर्ष बाद पिता और पुत्री के अनुपात के बारे में आपसे बात कर रहे हैं ना। तो पिता का अनुपात कितना है? 56 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 56 है। तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 56 + 4 हो जाएगा और पुत्री का कितना है? 12 है, अर्थात 12 और +4 हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको 60 हो जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा। 4 के 16, 15 4 के 60 अर्थात कितना आने वाला है? 15:4 आने वाला है और 15:4 जो ऑप्शन में है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप आसानी से बना सकते हैं। इतना कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको यदि एक्सपीरियंस से प्रश्न बनाने का अभ्यास हो चुका है ना, तो बहुत कुछ तो आप मन में ही कर लेने वाले हैं। आपको बहुत कम पेन और पेपर का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर इसका मान कैलकुलेट करना है कि कितना मान होगा। इसे आप इतनी आसानी से नहीं कैलकुलेट कर सकते, बशर्ते इसके यदि आप प्रॉपर्टी को जानते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी को जानना होगा और इसके सारे प्रॉपर्टी को जानने का मतलब है कि कम से कम ये वीडियो आपको 10 मिनट और बड़ा हो जाने वाला है। और इतना बड़ा मैं इस वीडियो को करूँगा नहीं, तो इस वीडियो को यहीं से छोड़ रहा हूँ। और यदि अभी तक नहीं लाइक सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप इसके प्लेलिस्ट में जा करके यूपी टेट के वहाँ से देख सकते हैं और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।